नमस्कार, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। प्रस्तुत है 2025 के केंद्रीय बजट पर एक विशेष कार्यक्रम। साल 2025 के केंद्रीय बजट जो न केवल पूरे देश बल्कि विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस बजट में सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाएं और पहले प्रस्तुत की हैं। तो आइए जानते हैं क्या खास है 2025 के केंद्रीय बजट में। इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कंसल्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के प्रोफेसर SK शर्मा और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर के डॉक्टर AK पांडे जी। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। आप दोनों से ही सबसे पहले तो ये जानना चाहते कि जनरल हाइलाइट्स क्या क्या हैं इस बजट के, यानी बजट 2025 के। नमस्कार। ये बजट मैडम सीतारमन जी ने प्रस्तुत किया है और ये भी एक लैंडमार्क रिकॉर्ड है कि ये उनका 8th बजट है कंसेक्यूटिव बिना किसी ब्रेक के। इस बजट की हाइलाइट्स ये हैं कि ये बजट फोकस करता है एक्सीलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ पर और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्रीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अपहोल्ड हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स, एनहांस स्पेंडिंग पावर ऑफ द मिडिल इनकम ग्रुप, टैपिंग ग्रेट इंडियन पोटेंशियल एंड ग्रैबिंग ग्लोबल पोजीशनिंग ऑफ इंडिया, विश्व गुरु बनाने की जो बात मोदी जी करते हैं, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ अमंग द बिग इकोनॉमीज जी। इट इज ए पीपल ओरिएंटेड बजट। जी जी। जहाँ तक बजट का दूसरा फोकस है, मैं आपको ये बात बता दूं, बजट का जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रखे हैं वो है जीरो पॉवर्टी को अचीव करना है, 100% क्वालिटी गुड्स टूल्स ऑफ एजुकेशन जिससे कि लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, एक्सेस टू हाई क्वालिटी अफोर्डेबल कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर होना है, 100% स्किल लेबर विद मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट होना है, 70% ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में होना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, और फार्मर्स टू मेक द कंट्री एट फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। और बजट के जो 10 ब्रॉड एरिया हैं वो है कि पॉवर्टी पर फोकस होगा, यूथ पर फोकस होगा, किसान पर जिसको अन्नदाता बोलते हैं मोदी जी, एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी पर, बिल्डिंग ऑफ रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रिजिलियंस, boosting of manufacturing and make in India program and inclusive growth for everyone and for every region of the country। ये इसके फोकस है जी जी। और उसके बाद है कि एस्टिमेटेड रिसिप्ट जो है 34.96 लाख करोड़ की हैं और टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर 50.65 लाख करोड़ का है। एस्टिमेटेड नेट टैक्स रिसीट जो है 28.37 लाख करोड़ की है। एस्टिमेटेड ग्रॉस मार्केट बोरोइंग होंगी 14.82 लाख करोड़ की, एंड द एस्टिमेटेड डेफिसिट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू मेंटेन गुड इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर ए लॉन्ग टर्म, तो आपको अपने फिस्कल डेफिसिट को कंटेन करके रखना है। तो गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड जो के बारे में है कि फिस्कल डेफिसिट जो है हमारे GDP का 4.4% रहेगा जी। और एस्टिमेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.21 लाख करोड़ है जो हमारी GDP का 3.1% होगा। जी डॉक्टर प्रोफेसर शर्मा, आपने तो बहुत विस्तार से बताया। पांडे सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं, सर ने तो पूरा विस्तार से बता दिया बजट की हाईलाइट को। जी। सरकार ने जब वित्त मंत्री जी अपना भाषण दे रही थी तो उन्होंने 6 डोमेन्स की बात की जी, कि जो रिफॉर्म हम करने जा रहे हैं। ये बजट में सिर्फ प्रोविजंस ही नहीं है, इसमें बहुत कठोर कदम उठाए जाएंगे रिफॉर्म को लेकर। उसमें टैक्सेशन रिफॉर्म है, अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे रिफॉर्म होने हैं, माइनिंग से रिलेटेड, माइनिंग में तो सी चेंज आने वाला है, फाइनेंशियल सेक्टर को भी इम्प्रोवाइज करेंगे, पावर एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म को भी उन्होंने फोकस किया है जी। इसके बाद सरकार का जो मेन फोकस अभी है आने वाले टाइम में जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है इसमें, और जो AI रिलेटेड जो चैलेंजेस आ रही हैं अभी एजुकेशन सेक्टर में, उसको भी एड्रेस करने के लिए सरकार ने इसमें प्रोविज़न रखा है जी। इसके अलावा जो एक कानून बहुत पुराना था 1961 का बना हुआ इनकम टैक्स एक्ट,
अगले हफ्ते तक एक नया इनकम टैक्स आ जाएगा, जिसमें तमाम ऐसे कैटेगरी के लोग जो अभी टैक्स नहीं देते हैं शायद उनको भी शामिल किया जाएगा और टैक्स नेट का दायरा भी बढ़ेगा। तो ये मुख्य रूप से हाइलाइट्स हैं। जी, तो आप दोनों ने तो बता दिया, बहुत ही विस्तार से बताया कि इस बजट का जनरल हाइलाइट्स क्या क्या। अब बात करते हैं प्रोविज़न ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी की, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा तभी हो पाती है जब हमारी सेनाएं सुदृढ़ हों जी, और डिफेंस के सेक्टर में हम इंडिजीनियसली प्रोड्यूस करने में कैपेबल हों। पहली बार, यद्यपि पिछले बजट में भी मोदी सरकार के हर एक बजट में डिफेंस को एक फोकस्ड एरिया रखा गया है, लेकिन इस बजट में जो उन्होंने किया है वो बड़ा बेजोड़ काम किया है। इस बजट में उन्होंने डिफेंस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न रखा है। टोटल प्रोविज़न है 6.81 लाख करोड़ का जी डिफेंस के सेक्टर में, जिसमें सैलरी है, पेंशन है, सब चीज़ें हैं। लेकिन प्रोडक्शन सेक्टर को, DRDO को उन्होंने 20,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए दिए हैं। और उसका परिणाम ये हो रहा है धीरे धीरे कि हम जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, खास करके जो एयरक्राफ्ट हैं या तोपें हैं या मशीन गन्स हैं या और जो आर्सेनल्स हमारे हैं, हमारी डिपेंडेंस अभी जो कम हो रही है जी। एक साइजेबल अमाउंट में हम कम हुए हैं। अब इसमें जब इतना पैसा डिफेंस में दिया गया है तो आने वाले टाइम में देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, क्योंकि डिफेंस की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आउटसोर्सिंग होती है, तो और तमाम तरह के छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ भी इसमें एक्सेलरेट करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि डिफेंस सेक्टर में जैसे अमेरिका में है, जैसे बाकी देशों में है कि प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे, तो हमारे देश में भी प्राइवेट प्लेयर उस क्षेत्र में आएंगे। इसका एक और भी फायदा है कि डिफेंस सेक्टर को जो फंडिंग का प्रोविज़न किया है जी, इससे ये है कि जो छोटे कंट्री हैं उनमें हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा जी। ये इसका नेट रिजल्ट है, क्योंकि जो हमारे DRDO ने जो बनाए हैं पर्टिकुलरली जो मिसाइल सिस्टम हमारा है या रॉकेट सिस्टम्स हैं, तो इनसे जो है छोटी कंट्री जो अभी तक डेवलप्ड वर्ल्ड पर डिपेंडेंट हैं उनको कम्पिटिटिव रेट हम दे सकेंगे और हम अपना जो है ग्लोबल पोजीशनिंग भी अच्छी कर सकेंगे। जी, ये भी इसका फायदा है। तो ये कह सकते कि एज ए होल जब डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो ये एकदम पॉजिटिव बजट रहा है। हाँ, पॉजिटिव है। तो ये तो बात हो गई नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस की। हम बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी, भी एक बहुत अहम मुद्दा है। तो आप दोनों से ही जानना चाहते हैं कि जब हम सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इस बजट में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं? इसमें देखिए, सरकार के पिछले बजट में जो स्कीम्स थी सोशल सिक्योरिटी की, सरकार ने उसको कंटिन्यू रखा है जी। उसमें बहुत इंक्रीज तो नहीं किया, लेकिन कुछ एडिशंस ज़रूर कर दिए हैं। जैसे हमारे देश में आजकल होम डिलीवरी की बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है जी। और होम डिलीवरी के बिजनेस में अगर देखा जाए तो करीब करीब कुछ नहीं तो 2 करोड़ से ज़्यादा नौजवान इन्वॉल्व हैं। ये पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं और अपना फिर कई फुल टाइम जॉब भी करते जी। हैं। सरकार ने इनको क्या किया कि ई श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होने से इनको 100% बीमा का कवर दे रखा है, यानी इंश्योरेंस अप टू 10 लाख रुपीज़ का। अगर इनकी दुर्घटना होती है, कुछ दिक्कत होती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, तो सरकार ने उनके लिए इंश्योरेंस कवरेज की बात कही है। अब आप सोचिए कि 2 करोड़ आदमी को लगभग और 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिल जाना, ये और इस बिजनेस में कौन है? बूढ़े नहीं है, इसमें सब नौजवान यानी कि 18 साल से लेकर के और 40 साल तक के नौजवान। उनकी जो है एक्सीडेंटल प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि उनको या तो स्कूटर से जाना है या किसी व्हीकल से जाना है। हाँ। और विद इन द टाइम फ्रेम, क्योंकि जो आजकल सिस्टम हो गया है कि अगर आधा घंटा में नहीं जाएगा तो ऑर्डर फ्री हो जाएगा, नहीं फ्री हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए उनको जो है स्पीड से जाना होता है, तो उनकी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है। जी। तो उसको देखते हुए ये बहुत ही बढ़िया सोशल सिक्योरिटी का मेजर गवर्नमेंट ने लिया है। दूसरी जो इन्होंने सर एक होम स्टे, होम स्टे बिजनेस भी खूब चल रहा है और उसमें मुद्रा लोन को बढ़ा दिया इन्होंने। हाँ जी। पहले जो है जो 5 लाख मिल रहा था 10 लाख कर दिया। तब होम स्टे बिजनेस भी पूरे शहरों में आप देखिए, जहाँ भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ बहुत सारे हैं। इवन अरुणाचल भी उसका बेनिफिट ले सकता है आने वाले टाइम के लिए। तो आपको इन्वेस्ट करने की, घर से पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है।
आप सरकार से लोन लीजिए, बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपना बिजनेस करिए, पैसा आए उसको वापस बैंक को वापस कर दीजिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज इसमें बढ़ जाती हैं लोगों की। इसके अलावा जो पेंशन स्कीम थी वृद्धावस्था सीनियर सिटीजन के लिए, उसमें भी सरकार ने बहुत ही किया। सीनियर सिटीजन के लिए क्या किया, अगर देखें तो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम मानी जाएगी कि 50,000 रुपये के इंटरेस्ट तक TDS था पहले, अब इन्होंने 1 लाख कर दिया उसको। तो उनके लिए क्या है कि सीनियर सिटीजन टेंशन फ्री हो गए कि भाई चलो अब 1 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट हमको अगर आता है साल में तो हमको टैक्स नहीं देना है। उसमें भी किया है कि जो रिटायर्ड लोग हैं उन्होंने अपना जो रिटायरमेंट है वो हाउस में इन्वेस्ट किया, तो हाउस में जो है वो रेंटल से इनकम करते हैं, उसमें भी जो लिमिट थी पहले 2,40,000 थी, अभी उसको TDS सिस्टम के लिए 6 लाख कर दिया। जी। ये सोशल सिक्योरिटी की सरकार ने। अच्छा, दूसरा ये पेंशन सेक्टर में भी गवर्नमेंट जो है रिफॉर्म करने चाह रही है और एक फोरम बनाएगी जो इसको रेगुलेट करेगा। जितने पेंशन प्रोडक्ट्स हैं आज मार्केट में अवेलेबल हैं लोगों के लिए, उसके रेगुलेशन का एक ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली ये बहुत बड़ा रिफॉर्म, इंटीग्रेशन कर देंगे सारी कोऑर्डिनेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए एक रेगुलेटर बनेगा, पेंशन रेगुलेटर। जी जी जी। तो किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं, एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो सर ये जानना चाहते हैं कि एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ खास किया गया है या तो पहले की तरह ही इस बजट में? इस बजट में एक इनोवेटिव अप्रोच के साथ सरकार आई है। जो पहले से चले आ रहे हैं सिस्टम वो तो चलते ही रहेंगे, खर्चे सरकार ने बढ़ाए हैं। जी। सरकार ने इसमें शिक्षा को स्वदेशी मॉडल देने की कोशिश की है। हमारे देश में डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं, तो सरकार ने इस बार क्या किया है, डिजिटाइजेशन पे फोकस किया है और उस डिजिटाइजेशन के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए रखे हैं। और उस पैसे से होगा क्या, रिसर्च होगा, एजुकेशन और जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारी हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस की, उनको सबको डिजिटाइज किया। 1 करोड़ जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिजिटाइज किया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, ट्रांसलेशन की बातें भी आएंगी, तो एक जो है ऑडियंस बेस भी बढ़ेगा और नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी यूथ के लिए आएंगी। अभी एक घिसा पिटा है कि डिग्री ले लिया तो नौकरी ढूंढो, अब एक नया सरकार ने रास्ता खोल दिया कि आप इस फील्ड में जाइए, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, दुर्लभ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनको डिजिटाइज कीजिए और लैंग्वेजेस को, और जिससे कि पूरी दुनिया में भारत की ज्ञान परंपरा का, भारत का जो विचार है वो फैले और इससे कमाई भी होगी और इससे हमारा यश भी फैलेगा। जी जी। देखिए, जो आप कह रहे हैं, गवर्नमेंट ने एक सिस्टमेटिक थॉट दिया है इसको, इन्वेस्टिंग इन द पीपल के नाम से। तो उसमें सबसे पहले है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। ये पहले पोषण दे रहे हैं हम बच्चों को कि घर में उनको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो गवर्नमेंट ने ये जिम्मेदारी ली है पोषण देने की, और ये आंगनवाड़ी के थ्रू हो रहा है। तो आंगनवाड़ी का जो स्केल है उसको अपग्रेड किया जाएगा, जिससे कि बच्चों को ज़्यादा पोषण मिले, तो एजुकेशन भी होगी और खाना भी मिलेगा। उस बहाने बच्चे जो हैं खुशी से स्कूल जाएंगे। दूसरा, अटल ट्रिंकलिंग लैब्स, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और इसमें 50,000 ये लैब बनाई जाएंगी, जिससे कि बच्चों को जो आइडिया उनके दिमाग में है वो उसका एक्सपेरिमेंट करके, इनोवेट करके नए आइडियाओं को प्रोडक्ट की फॉर्म में लाएंगे। और ये 50,000 स्कूल नेक्स्ट 5 ईयर्स में इसमें फंडिंग पाएंगे। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का। और मेडिकल एजुकेशन पे बहुत फोकस किया है सरकार ने। उन्होंने बोला है कि जो आने वाले 5 साल में 75,000 सीटें ऐड की जाएंगी जी मेडिकल एजुकेशन में जी। इसी तरह से AI का आप बात कर रहे थे, तो 5 IITs को जो है 10,000 सीट का एनहांसमेंट देगी, जो केवल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एजुकेशन पर फोकस करेंगे, क्योंकि इमर्जिंग एरिया फ्यूचर का वही है। और इस सेक्टर को 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है बहुत एजुकेशन सेक्टर में, जिसमें एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग को मेन फोकस में रखा गया है जी। तो बात करते हैं सर टैक्सेशन रिफॉर्म्स की, तो आपसे जानना चाहेंगे कि हाउ माइट द प्रोपोज्ड टैक्सेशन रिफॉर्म्स ड्राइव ग्रोथ एंड इंक्लूजन अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। टैक्स का जहां तक सवाल है
कि ये लॉन्ग अवेटेड था जी। पहले फोकस गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट पर था जी। कंजम्पशन को थोड़ा अर्लियर पीरियड में इग्नोर किया गया जी। लेकिन उसका रिजल्ट ये हुआ कि इकोनॉमी में स्लो डाउन हो गया। तो इसलिए इस बार मेरे ख्याल इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा कि कंजम्पशन को बढ़ाए बिना ग्रोथ को मेंटेन नहीं किया जा सकता। और कंजम्पशन को बढ़ाने का सही तरीका है कि आप जो डिस्पोजेबल इनकम है टैक्स पेयर्स के हाथ में बढ़ाएं, क्योंकि जिनकी इनकम है वही खर्च कर सकते हैं, जिनके पास इनकम नहीं है वो कहाँ से खर्च करेंगे। जी जी। तो इसलिए वो जो टैक्स से कलेक्शन हो रही थी 1 लाख करोड़ रुपए का इस बार एक्स्ट्रा फंड जो है टैक्स पेयर को मिलेगा। तो उससे कंजम्पशन बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और जब ये प्रोडक्शन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो फाइनेंशियल सर्विसेज बढ़ेंगी, ये सबको लेके एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा जी। तो इसलिए टैक्स में मेजर कंसेशन दिए हैं और 12 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट कर दिया गवर्नमेंट ने जी। वैसे ये स्टेटमेंट को समझने के लिए कि ये 12 लाख सबके लिए नहीं है। नॉर्मली टैक्स तो उसी स्लैब में कैलकुलेट होगा, लेकिन जिनका इनकम 12 लाख तक है टैक्स कैलकुलेट करने के बाद उतनी रिबेट देकर एक आदमी जो 12 लाख तक की इनकम कमा रहा है उस पर टैक्स नहीं आएगा। लेकिन टैक्स कैलकुलेशन ये नहीं मान लेना चाहिए कि 12 लाख तक एग्जेम्प्ट हो गया। जी जी जी। तो एज ए होल हम कह सकते हैं कि क्योंकि जब भी हम बजट की बात करते हैं ज़्यादातर लोगों का जो फोकस रहता है टैक्स पे ही रहता है, तो आम आदमी या एज ए होल जो इंडियन पब्लिक है, सिटीजन है, आपको क्या लगता है कि कितने खुश हैं? एवरेज मैं एक बात बोल दूं, एवरेज ये जो नया स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स आया है इसके हिसाब से एवरेज जो है 1 लाख रुपए तक का टैक्स बर्डन कम हो गया जी। तो ये एस्टिमेट किया गया है कि 1 लाख करोड़ रुपए लोगों के पास स्पेंडिंग के लिए मिल जाएंगे, सेविंग के लिए मिल जाएंगे। ये बहुत बड़ा रिलीफ है और इसीलिए इस बजट को मैं तो कह सकता हूं कि ये मिडिल इनकम ग्रुप का ही बजट है बेसिकली। देखिए, सरकार चाहती थी बहुत पहले से भी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि सरकार जो है वो मिडिल क्लास को टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से राहत नहीं दे पाती थी जी। लेकिन अभी चूँकि इकोनॉमी हमारी स्टेबल है और हम अच्छा ग्रो कर रही है तो सरकार ने कहा कि इस बार एक वेंचर लिया जाए और सारे टैक्स पेयर को, मतलब अक्रॉस ऑल ग्रुप, इर्रेस्पेक्टिव ऑल ग्रुप्स, जो मान लीजिए आज इस देश में करीब 80% लोग ऐसे हैं जो कहीं नौकरी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट, 80% ऑफ देम उनकी जो एनुअल इनकम है वो 10 लाख 12 लाख मैक्सिमम 15 लाख है, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 1 लाख रुपए महीना पाने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है। बहुत कम ग्रुप हैं, अराउंड 20%, जिनकी की इनकम जो है हाई इनकम ग्रुप मान सकते हैं, 20% एमंग ऑल सैलरीड। तो सरकार ने फोकस किसको किया कि वो ग्रुप जो है उसकी एस्पिरेशंस ज़्यादा हैं, अभी इकोनॉमिक सेचुरेशन भी उसमें नहीं आया है जी। और वो कंजम्पशन पर खर्च करने के लिए भी अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा है। तो इसलिए सरकार ने उनको रिलैक्स किया कि वो एजुकेशन में भी बच्चों को भेजेंगे, हेल्थ सेक्टर में भी जाएंगे, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेंगे, इसके अलावा मार्केट में जो हमारे जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट की ओर भागेंगे, तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन भी हमारा इम्प्रूव करेगा और मार्केट में फ़्लो आएगा पैसे का। तो इससे जो सेविंग स्कीम्स हैं उन पे भी फ़र्क पड़ेगा, जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, जो फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, वो सेक्टर भी हमारा ग्रो करेगा। तो उनके हिसाब से टैक्स पेयर को जो राहत इन्होंने दी है, एक तरह का ये कह लीजिए कि इन्होंने डूबते को तिनके का सहारा नहीं दिया, डूबते को नाव दे दी है कि अब आप पार उतर जाओ इससे। हाँ। तो कह सकते हैं कि एज ए होल ये बहुत टैक्सेशन की बात करते तो एकदम पॉजिटिव है, माने कि ये मुस्कुराने वाला बजट नहीं है टैक्स पेयर के लिए, ये खिलखिलाने वाला बजट है, यूँ कह सकते हैं आप। जी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को हम नहीं छोड़ सकते, तो जानना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर को बूस्ट अप करने के लिए या तो कहें फार्मर्स के इनकम को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रोविजंस दी गई है? देखिए, ऐसा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर, मैं आपको एक बात बता दूं, बजट का ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को फर्स्ट इंजन ऑफ ग्रोथ बताया गवर्नमेंट ने अपने बजट में। तो इसलिए एग्रीकल्चर पर पूरा फोकस है और एक जो गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है इस बजट के थ्रू, वो है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। इसके अंडर में
गवर्नमेंट 100 डिस्ट्रिक्ट में जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी, क्रॉप इंटेंसिटी को बढ़ाएगी, बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स को इम्प्रूव करेगी, जिससे कि 1,70,00,000 फार्मर्स को बेनिफिट होगा। इससे एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलेगा और फार्म सेक्टर की इनकम में इंक्रीज होगा। फिर दूसरा है बिल्डिंग ऑफ रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रिजिलियंस। प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए ये जो है पार्टनरशिप पे करेगी, मल्टी सेक्टोरियल प्रोग्राम लॉन्च होंगे विद द पार्टनरशिप ऑफ प्राइवेट करेक्ट एंड 3 मिनिस्ट्रीज विल बी पार्टिसिपेटिंग इन इट। फर्स्ट फेज में इसमें भी 100 डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा। देन ये 2 और वो डिस्ट्रिक्ट होंगे जहाँ अभी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत लो है और क्रॉप इंटेंसिटी भी कम है वहाँ पे, उनको लिया गया तो उसमें जो है फोकस होगा जो है इस पर इरिगेशन पर कि कमांड एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को लाया जाए। दूसरा इसमें सरकार ने दाल के क्षेत्र में, पल्सेस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए बहुत ही जबरदस्त कदम उठाया है। 6 ईयर इसमें अरहर है और आपका उड़द है और मसूर है इसके प्रोडक्शन में। अब आप सोचिए इसके लिए 2 एजेंसीज को नेफेड और NCCF नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। वो तो समझिए एक तरह के प्रोक्योरमेंट लेवल पे ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन सवाल है प्रोडक्शन के लेवल पे खेत में करेगा किसान प्रोडक्शन के लिए अब देखिए इसका फायदा कहाँ जा रहा है। बंगाल के लोग कह रहे थे इस बजट में हमारे लिए कुछ नहीं है। ओके, उड़द और मसूर की खेती के लिए ये ईस्टर्न रीजन बहुत मशहूर है जी, बिहार से लेकर के बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम का कुछ एरिया, तो वहाँ पर आराम से सरकार जो है कर सकती है। दूसरा जो बिहार को दिया है इसमें मखाना जो एक सूखा लावा होता है जी, वो हेल्थ के लिए समझिए रामबाण है। खास करके उसमें जो कंटेंट पाए जाते हैं, एलिमेंट पाए गए, अब पूरी दुनिया में उसकी तेजी से डिमांड बढ़ी है। जो मखाना 1 साल पहले 1000 रुपए किलो बिकता था, इंग्लिश टर्म है उसका फॉक्सनट जी, और वो मखाना 2000 रुपए केजी बिक रहा है। यानी कि 1 साल में सर उसमें 100% की क्या कह लीजिए कि 200% की इंक्रीज आ गई, डबल हो गया उसका, बढ़ोतरी हो गई। इसीलिए सरकार ने मखाना बोर्ड का निर्माण कर दिया कि अभी तक उसको देखने के लिए एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन दे दिया। लेकिन अब मखाना का जो बिहार में सबसे ज़्यादा बिहार के लोग मजदूर भागते हैं, वो भी मैथिल एरिया में, और वहाँ सरकार ने कह दिया कि मखाना बोर्ड बनेगा, यानी मखाना पैदा करो, पैकिंग होगी, आपको फैसिलिटेट किया जाएगा और आप मार्केटिंग, वर्ल्ड मार्केटिंग सब होगा। और दुनिया में सबसे ज़्यादा मखाना बिहार में ही होता है और कहीं नहीं होता है। तो सर ये दूसरा ये भी है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को जोर दिया है। वो सब तो एफर्ट नॉर्मल हैं, लेकिन ये जो एफर्ट हैं ये अपने आप में यूनिक एफर्ट्स हैं। आप देखिए आने वाले टाइम में ऐसा बजट है एग्रीकल्चर के सेक्टर में कि अपने यहाँ ही नौजवान पढ़ लिख कर भी खेती करेगा। जी जी, ऐसे इक्का दुक्का हम नेशनल मिशन ऑन देखते हैं कि किस तरह से जो यूथ है, आज के यूथ है, जो एंटरप्रेन्योरियल वर्ल्ड में बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ, ये नेशनल मिशन फॉर हाई यील्डिंग सीड, इसमें 100 सीड वेराइटीज को इंक्लूड किया गया है। इनकी इम्प्रूवमेंट से भी एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलेगा जी। तो ये कॉटन के लिए भी महाराष्ट्र में कॉटन के लिए भी एक मिशन दे दिया है गवर्नमेंट, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए बहुत अच्छा है। गोवा के लिए उन्होंने फिशरीज का प्रोग्राम दिया है। ओवरऑल दिया है कि कोई जहाँ जिसकी पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को टैप करने के लिए एग्रीकल्चर की स्कीम है। जी जी। और किसान क्रेडिट कार्ड का जो सिस्टम था जिसमें 3 लाख की फंडिंग होती थी, अब 5 लाख कर दिया, अब 5 लाख कर दिया। तो उससे भी जो है फार्मर को मदद मिलेगी और उसकी प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीज होगा, क्योंकि उसको टाइमली फाइनेंस मिलेगा। जी, जब भारत की बात करते हैं तो पॉपुलेशन, पर्टिकुलरली ये जो यंग जनरेशन है उनकी बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बी इट कोई भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, क्या क्या देखिए अभी तक हम लोग जितना डिस्कशन किए हैं जी, इन सभी में अगर आप दूसरा साइड देखें तो एम्प्लॉयमेंट ही है इसमें जी। लेकिन सरकार का जो फोकस्ड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, अभी सरकार ने योजना बनाई है कि अगले 5 साल में 1.5 लाख रूरल पोस्ट ऑफिस खोले जाएंगे, 1,50,000 अक्रॉस द कंट्री। तो अगर आप जो 3 आदमी भी एक पोस्ट ऑफिस में काम करेंगे तो 4.5 लाख आदमी का एम्प्लॉयमेंट ये आपका हो गया।
अच्छा, ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक और गुड न्यूज़ है बजट में, वो है यूरिया प्लांट इन द आसाम में विद द कैपेसिटी ऑफ 12.7 लाख मीट्रिक टन जी। नामरूप आसाम। दूसरा जो एम्प्लॉयमेंट का है, सरकार ने इतना एम्बिशियस प्लान लिया है और हमें लगता है कि मोदी जी हैं तो वो करके दिखाएंगे कि अगले 10 वर्ष में 120 नए एयरपोर्ट बनेंगे। 120 नए एयरपोर्ट, यानी कि एक साल में 12 एयरपोर्ट बनेंगे। अब एक एयरपोर्ट को बनाने में अगर आप स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, इसके अलावा टेक्नोक्रेट्स, मैनेजमेंट से रिलेटेड कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मिलेगा, सप्लाई चेन कितनी जो है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये सब एम्प्लॉयमेंट के लिए कहते नहीं कि बूम बूम होने वाला है आने वाले समय में। तो सर ब्रीफ में जानना चाहेंगे कि जो महिलाओं के लिए क्या क्या प्रावधान है इस बजट में? देखिए, इस बजट में सरकार ने जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हैं SC/ST की, SC/ST वुमेन के लिए 3 से 5 करोड़ रुपए का सरकार ने लोन की फैसिलिटी दे रखी है इसमें जी। और इसमें SC/ST का मतलब अरुणाचल प्रदेश पूरा 100% बेनिफिशियरी, पूरे नॉर्थ ईस्ट के मान लीजिए कि करीब 80% पॉपुलेशन 100% बेनिफिशियरी, 80% से ज़्यादा 90%। मान लीजिए आसाम में जो है और मणिपुर में वहाँ पर अदर कम्युनिटीज़ भी हैं जी। तो लेकिन ये वुमेन के लिए सबसे अच्छा काम है। तो अभी आपने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के लिए भी क्या क्या प्रावधान, इसके जो फायदे होंगे, तो एज ए होल हम जब नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं या तो अरुणाचल प्रदेश स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो इसके क्या क्या फायदे होंगे? देखिए, इसमें सबसे फोकस किया पर्यटन को जी, और बुद्ध से रिलेटेड जो पर्यटन स्थल हैं, बुद्ध से रिलेटेड नए पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। जो एग्जिस्टिंग है वो तो चलेंगे 50 नए। हाँ, अब अरुणाचल प्रदेश को आप देख लीजिए कि आपका जो वेस्टर्न पार्ट है उस ईस्टर्न में भी, हाँ, ईस्टर्न पार्ट में भी जहाँ बुद्धिस्ट के सेंटर हैं जी, तो उसका सबसे बड़ा लाभ तो यही लेने वाला है। जैसे उड़ान योजना का सबसे बड़ा लाभ अरुणाचल ले पाया, वैसे ही इसका भी लेगा और इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो अभी अरुणाचल के लिए भी इस पर्यटन के हिसाब से बहुत फ़ायदा होने वाला है जी। तो जल्दी आप दोनों से ही जानना चाहेंगे कि एज ए होल ये जो बजट रहा है 2025 के, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो ये बोलने की बात है, बजट एक ऐसा हाथी है कि जिसको हम जनता, मतलब जो इसके बारे में कुछ नहीं जानती, अंधा है, वो अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन जितना हमारे को इस फील्ड में एक्सपर्टीज़ है, हम ये बोलेंगे कि बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बजट है और कंट्री के हर हिस्से को टच करता है और हर एक्टिविटी को टच करता है। इसलिए जो टारगेट है कि पॉवर्टी को ख़त्म करना है, वुमेन्स का डेवलपमेंट करना है, यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना है, वो एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट नहीं हो सकती, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू भी हो सकती है। तो इसमें इतनी स्कीम इस बजट में रखी हुई हैं कि जो भी आदमी काम करना चाहे उसके लिए काम का कमी नहीं रहेगी। इस बजट से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और हम उम्मीद करते हैं कि 2047 तक अगर ये चीज़ें ऐसी चलती रही तो देश विकसित होकर रहेगा और उसका लाभ सब पाएंगे, हिंदुस्तानियों को मिलेगा। जी। डॉक्टर पांडे, मैं 4 पंक्तियों में ये बात को समअप करता हूँ जो इस बजट का है कि हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही ठाव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। तो मंजिल जरूर मिलेगी, चलते जाना है और ये बजट मंजिल को जरूर हासिल कराएगा देश को। जी। तो आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और साल 2025 के केंद्रीय बजट पर इतनी सारी महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारियां दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, श्रोताओं को भी धन्यवाद। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। अभी आप सुन रहे थे 2025 के केंद्रीय बजट पर एक विशेष कार्यक्रम और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया था कंसल्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के प्रोफेसर SK शर्मा और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर के डॉक्टर AK पांडे। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।